चलिए आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पार्ट 1 इतिहास विषय के पार्ट 1 के बारे में बताना चाहूंगा बच्चों। पाठ 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ हम यह देखेंगे कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप है और राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति एकता और प्रेम जागृत करना। और उदय का मतलब है प्रारंभ करना, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब से हुआ? तो फ्रांस की 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह राष्ट्र राज्यों के उदय का नेतृत्व किया। अब हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। ये राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। इस परिभाषा को लिखते हैं हम। राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। एकता के सूत्र में बांधती है और अपने देश से प्रेम अपने देश से प्रेम करना सिखाती है।
ठीक है। राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेशों के ऊपर प्रश्न उठाया। जो पुराने राजशाही थे उसके ऊपर इन आंदोलनकारियों ने प्रश्न उठाए कि एक एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत की। एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत की। अब सबसे पहले हम राष्ट्रवाद ने किसको जन्म दिया? क्रांतिकारियों को जन्म दिया। क्रांति तो हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। फ्रांस की क्रांति, हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का तत्कालिक शासक कौन था? लुई 16वां। और इसकी रानी थी, इसकी महारानी का क्या नाम था? इसकी महारानी का नाम था मेरी अंतोनेट। जब फ्रांस के शासक लुई 16वां और महारानी मेरी अंतोनेट ने पेरिस में जब गाड़ी से जा रहे थे, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जब गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी के पीछे भूखी और नंगी जनता ने दौड़ी और दौड़ते हुए उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। तब इस परिस्थिति में महारानी मेरी अंतोनेट ने कहा कि रोटी नहीं है तो तुम लोग केक क्यों नहीं खाते हो? फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारक शासक जो था निरंकुश था। शासक क्या था? निरंकुश था। शासक निरंकुश था। यह फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। निरंकुश का मतलब कि उस शासक के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। अयोग्य, अयोग्य का मतलब समझते हो तुम लोग? अयोग्य और जो है
उसके शासन में विभिन्न अनियमितताएं थी। इस लुई 16वां के शासन में विभिन्न अनियमितताएं थी। यह फ्रांस जो है 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था, फ्रांस जो है कितने वर्गों में बटा था? फ्रांस 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग। पहला पादरी वर्ग था। इस पादरी वर्ग में वह वर्ग आते थे जो पुरोहित तथा धर्मावलंबी थे। इनको कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनका जीवन जो है भोग विलासी था। इनका जीवन भोग विलासी था। दूसरा जो है कुलीन वर्ग। दूसरा वर्ग का नाम था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में सामंत आते थे। लिख देते हैं सामंत। और इसमें आते थे पादरी वर्ग में पुरोहित, और धर्मावलंबी आते थे। इसमें सामंत और राज परिवार के सदस्य आते थे। राज परिवार के सदस्य आते थे। इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त था। लेकिन यह कुलीन वर्ग जो है अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग, उसका शोषण करता था। तीसरा वर्ग का क्या नाम था? जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग का शोषण करता था। जनसाधारण वर्ग 3 उपवर्गों में बटा था। यह 3 उपवर्ग में बटा था जनसाधारण। इसमें पहला था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे? अध्यापक आते थे, वकील आते थे, उसके बाद कवि आते थे, लेखक आते थे, व्यवसायी आते थे, आदि लोग आते थे। इनका समाज में सम्मान नहीं था। दूसरा नंबर में किसान वर्ग आते थे। किसान वर्ग जो है आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। इन किसान वर्ग जो है कर के बोझ से दबे थे। इसमें तीसरा आता है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग जो है ये सबसे निम्न वर्ग था। इनका जीवन अमानवीय था। मजदूर वर्ग का जीवन अमानवीय था। इस तरह से फ्रांस का समाज
3 वर्गों में बटा था। ये प्रथम 2 वर्ग तीसरे वर्ग का शोषण करते थे। इन लोगों पर कर का बोझ था और समाज में इनका सम्मान नहीं था। यही जनसाधारण वर्ग के लोग फ्रांस में क्रांति के लिए जो है नींव रखे। अगली बात हम इसी में अभी फ्रांस की क्रांति में ही बताएंगे। फ्रांस की क्रांति जब वित्तीय संकट हुआ, तो फ्रांस के शासक जो है, फ्रांस के शासक जो है इस वित्तीय संकट के समाधान के लिए एटेस्टेट जनरल, इस संसद का नाम था एटेस्टेट जनरल, नहीं सॉरी, एटेस्टेट जनरल। एटेस्टेट जनरल की सभा बुलाई और वित्तीय संकट को दूर करने के लिए एक नए कर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बात पर फ्रांस की जनता ने उग्र हो गई और इसका जमकर विरोध किया। इस विरोध में जनता ने पेरिस के ही टेनिस कोर्ट में एक सभा का आयोजन किया। टेनिस कोर्ट में एक सभा का आयोजन किया और नए संविधान बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस सभा को भंग करने के लिए शासक और सामंतों ने एक योजना बनाई। यह योजना बनाई कि अफवाहें पूरे पेरिस में फैला दिया और यह अफवाहें फैलाई गई कि राजा जो है उस क्रांतिकारी और देशभक्तों को मरवाना चाहती है। इससे पेरिस की जनता जो है उत्तेजित हो गई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल की जेल को घेर लिया और इस जेल से कैदियों को रिहा करा दिया और जेल को नष्ट कर दिया। और जो है लुई 16वां जो है अब भागना शुरू किया तो पेरिस की 10,000 महिलाओं ने उसे पकड़ लिया। इस आक्रमण को चुड़ैलों का धावा भी कहा जाता है। और जो है फ्रांस में 1 अक्टूबर 1791 ईस्वी में
व्यवस्थापिका की पहली बैठक हुई। व्यवस्थापिका की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जो है या इस बैठक में फ्रांस की जनता जो है दो वर्गों में, दो विचारधाराओं में बंट गई थी। पहला विचारधारा था जैकोबिन और दूसरा था जिंदोदिस्ट। जैकबिनों ने 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को मौत के घाट उतार दिए। और जो है फ्रांस का शासन दो सदनों वाली डायरेक्टरी के हाथों में चला गया। दो सदन जैकबिनो दो सदनों वाली डायरेक्टरी के हाथ में चला गया। यह शासन जो है कब तक चला? दो सदनों वाली, देखिए 10 नवंबर 1999 तक 1799 तक यह शासन चला फ्रांस में। इसके बाद धीरे धीरे फ्रांस के जो है आंतरिक दशा बिगड़ती गई और इसी काल में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक पॉइंट और पढ़ लें। नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सेनापति बना और यह जो है नेपोलियन विलक्षण प्रतिभा का धनी था। फ्रांस की शासन की कमान संभालते ही 1799 ईस्वी में जो फ्रांस में दो सदनों वाली डायरेक्टरी थी उसको समाप्त कर दिया और उसके अस्तित्व को भी खत्म कर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर के क्या स्थापित कर दिया? प्रजातंत्र। बोनापार्ट ने राजतंत्र को हटा करके फिर प्रजातंत्र स्थापित कर दिया और फ्रांस में कई सुधार किए। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता कानून बनाया। 1904 में नेपोलियन ने
नागरिक संहिता कानून बनाया। इसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसे नेपोलियन संहिता के भी नाम से जाना जाता है। इसमें नेपोलियन ने इस कानून में पहला क्या किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद दूसरा है, सबको एक समान अधिकार दिया गया। सबको एक समान अधिकार दिया गया। तीसरा है, जो किसानों पर कर लगाए गए थे, जो किसान कर देते थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया। हाँ? किसानों के कर को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति और प्रशासनिक विभागों के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद सार्वभौमिक कानून, सार्वभौमिक कानून की व्यवस्था की गई। सार्वभौमिक कानून की व्यवस्था की गई। और जो है इस जो है एक जो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इससे जो है जिससे सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ। और नेपोलियन ने 1805 ईस्वी में, ये तो रहा नेपोलियन का कानून। अब नेपोलियन कौन कौन देश को जीता, यूरोप के किस किस देश को जीता? नेपोलियन ने नेपोलियन ने 1805 ईस्वी में ऑस्ट्रिया उसके बाद 1806 ईस्वी में प्रासाको, ये सभी जो है यूरोप के देश हैं। प्रासाको
1807 ईस्वी में रूस को यूरोप के 3 देश ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को जीतकर नेपोलियन ने अपने शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अंत में यूरोप के कुछ मित्र राष्ट्रों ने मिलकर 1815 ईस्वी में वाटरलू के स्थान पर नेपोलियन को पराजित कर दिया। अब अगला जो है हम पॉइंट अगले वीडियो में बताएंगे।